हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी। उसमें क्लास 6 और 7 हो चुकी है तो पूरी तरीके से कंप्लीट, और क्लास 8 चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री है आज का चैप्टर। ठीक है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टेबलाइजेस पावर। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कंपनी किस हिसाब से ना यहाँ पे व्यापार करने आई थी, ट्रेड करने आई थी, और यहाँ पे टेरिटरी स्टेबलाइज कर ली अपना। ठीक है, तो इससे सबसे पहले बताया जा रहा है कि औरंगजेब ना मुगल रूलर था जो स्टेबलाइज करता था पूरी टेरिटरी पे अपना पावर। और उसके बाद ना इसके डेथ के बाद 1707 में बहुत सारे जो गवर्नर थे, सूबेदार थे, बीस जमींदार थे, वो ना अपना ऑथोरिटी स्टेबलाइज कर लिए थे अपने रीजनल किंगडम में। ठीक है, जैसे रीजनल किंगडम इमर्ज होने लगे वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में, दिल्ली ना फंक्शन नहीं कर पा रहा था इफेक्टिवली सेंटर पे। और सेकेंड हाफ जैसे ही 18th सेंचुरी का आया, फिर न्यू पावर इमर्ज होने लगे पॉलिटिकल हॉरिजॉन में, जैसे कि ब्रिटिश। क्या आप ओरिजिनली क्या कम रेलुक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश ओरिजिनली इसीलिए आए थे ताकि वो स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी बन के आए थे, और फिर वो क्यों एक्वायर करने लगे टेरिटरी। हाउ देन डिड दे कम टू बी अ मास्टर ऑफ अ वास्ट एम्पायर। तो वो कैसे बने इस वास्ट एम्पायर के मास्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन्हीं सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये है बहादुर शाह जफर और उनके सन जो कैप्टन हॉटसन के द्वारा अरेस्ट किए गए हैं। ठीक है, औरंगजेब पावरफुल मुगल रूलर था, पर उसके बाद जो एम्पायर था ना वो ना सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट। फिर इनफैक्ट वह ना मेसिव रिवेलियन जब हुआ था 1857 का, तो बहादुर शाह जफर जो थे मुगल एम्पायर थे उस टाइम के, और उस समय ना वो नेचुरल लीडर थे। और जब रिवोल्ट पुट डाउन हो गया तो फिर बहादुर शाह जफर को ना फोर्स किया गया लीव करने के लिए किंगडम को, और उसके सन को भी सूट कर दिया था कोल्ड ब्लड, बिना किसी रहम किए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अब। ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर किया था चार्टर रूलर ऑफ इंग्लैंड से, क्वीन एलिजाबेथ से। वो ग्रांट की हुई थी कि ना ईस्ट में कोई भी और ट्रेड नहीं करेगा। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड से न सिर्फ जो कम्पीट करेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगा इस चार्टर के हिसाब से। ठीक है, और भी कोई और कंपनी नहीं आ सकता यहाँ पे वेंचर करने के लिए। लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फॉर विच इट कुड बाय गुड्स। तो ना वो सब देख रहे थे कि कोई ऐसा लैंड मिल जाए जहाँ पे वो सब चीपली प्राइस में ना अपना गुड को बेच सके और कैरी कर सके बैक उनको यूरोप में। ठीक है, टू सेल एट हायर प्राइस, इसको हायर प्राइस में बेच भी सके वहाँ पे। कंपनी डिड नॉट फेयर टू बी कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। और कंपनी को ना ये डर नहीं था कि वो दूसरी इंग्लिश कंपनी से ट्रेड करे। ठीक है, मर्चेंटाइल ट्रेड ना कंपनी उस समय में प्रॉफिट प्राइमरली एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, उन समय कंपटीशन होता था प्रॉफिट एक्सक्लूड करने के लिए। ठीक है, सो डैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, ताकि वो ना बाय कर सके चीपली और बहुत ज्यादा दाम पे बेच सके। ठीक है, रॉयल जो चार्टर था उसमें ना हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन। तो इसमें ये था कि जो ईस्टर्न मार्केट में ना कोई और कंट्री एंटर नहीं कर सकती थी। रॉयल चार्टर में यही दिया हुआ था। तो ये बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean. The Portuguese has already established their presence in the western coast of India. जब तक ना इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आया ना, उससे पहले ही ना कैप ऑफ गुड होप से पुर्तगीज आ चुके थे यहाँ पे। ठीक है, और फिर ना वास्को डी गामा जो थे पुर्तगीज एक्सप्लोरर, वो डिस्कवर किए थे ये रूट को इंडिया का 1498 में। और फिर अर्ली 17th सेंचुरी में ना डच यहाँ पे एक्सप्लोर करने लगे थे पॉसिबिलिटी ट्रेड का इंडियन ओशियन में, और फ्रेंच ट्रेडर अराइव कर दिए थे उस सीन में। ठीक है, प्रॉब्लम ये था कि कंपनीज ना इंटरेस्टेड थे बाइंग सेम थिंग में। ठीक है, द फाइन क्वांटिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। जो हमारा जो कॉटन था और फिर सिल्क था ना, वो बहुत ज्यादा फेमस था वहाँ पे यूरोप में। तो यहाँ उसके लिए ना बिग मार्केट था। और कॉपर, क्लॉथ, कार्डमम और किमन, वो ग्रेट डिमांड था वहाँ पे, वो भी उसका भी ग्रेट डिमांड था। कंपटीशन ना बहुत ज्यादा यूरोपियन कंपनीज में था ताकि प्राइस को पुश किया जा सके और गुड्स को भी परचेज किया जा सके। इसके लिए ना रिड्यूस किया जाता था प्रॉफिट, और फिर ताकि वो अर्न कर सके ज्यादा। और इसका एक ही वे था कि ट्रेडिंग कंपनीज को ना फ्लरिश करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा राइवल कंपटीटर को। ठीक है, तो वो ना सिक्योर करते थे मार्केट, देयरफॉर दे लीड टू फ्री बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। तो इसके लिए क्या होता था कि ट्रेडिंग कंपनी ना खुद में बैटल करते थे। फिर 17th और 18th सेंचुरी में ना क्या हुआ कि ना रेगुलर सैंक इच अदर शिप्स। तो ना वो सब ना एक दूसरे के शिप को सैंक करने लगे, ब्लॉकडेट करने लगे रूट को, और प्रिवेंट करने लगे राइवल शिप को मूव करने के लिए सप्लाई
ऑफ गुड का, ठीक है। ट्रेड ना कैरिड होने लगा आर्म्स और ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन, और फोर्टिफिकेशन होने लगा वहां पे, ठीक है। ये एफर्ट ना फोर्टिफाई सेटलमेंट एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड, और ये जो फोर्टिफाई करने लगा था और प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाने लगा था, इससे ना ये लोकल रूलर्स जो थे उनके साथ भी ना इनका कंफ्लिक्ट होने लगा, ठीक है। कंपनी ना फिर फाउंड करने लगा कि डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो ना वो डिफिकल्टी फेस करने लगे पॉलिटिक्स और ट्रेड को लेके, ठीक है। तो ना लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, और ये कैसे हुआ हम सब देखते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल, सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड किया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री सेट किया बैंक ऑफ रिवर हुगली में 1651 में। वहां पे वो कंपनी ट्रेडर्स थे, और फिर ना वो नाउ दैट टाइम एज फैक्टर्स वो ना फैक्टर्स कहलाते थे, ठीक है। ऑपरेटेड फैक्ट्री जो था ना वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्टेड वेयर स्टोर, वहां पे ना वो ना वेयर हाउस भी बनाने लगे जहाँ पे गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे। फिर कंपनी ना ऑफिशियल सेट, और वहां पे ऑफिस भी सेट करने लगे। ट्रेड एक्सपैंड होने लगा, कंपनी ने परसुएट करने लगा मर्चेंट को और ट्रेडर को बुलाने लगा ताकि वहां से वो सब ना सेटल हो सके उसी फैक्ट्री के आसपास, ठीक है। फिर 1696 में ना वो ना फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया सेटलमेंट के पास, ठीक है। 2 साल के बाद ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस, तो ना ब्राइब जो मुगल एम्पायर ऑफिशियल सब थे ना वो 3 विलेज का जमींदारी कंपनी को दे दिया, ठीक है। और फिर इसमें ना कलिकत था, फिर जो सिटी था कलकत्ता का, ग्रोइंग सिटी था कोलकाता जो आज के दिन में कहा जाता है। और ये परसुएट करने लगा मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, और फिर ना वो परसुएट करने लगे औरंगजेब ताकि इशू कर दे फरमान और कंपनी ट्रेड कर सके ड्यूटी फ्री। कंपनी ना कंटिन्यूसली टू प्रेस मोर कंसेंसेस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, वो ना कंसेंसेस लेते थे और फिर मैनिपुलेट करते थे प्रिविलेज को, ठीक है। औरंगजेब का फरमान था हैज ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, औरंगजेब का फरमान में सिर्फ इतना ही था कि कंपनी ना ड्यूटी फ्री यहाँ पे ना ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, ठीक है। जो ऑफिशियल थे कंपनी के वो कैरी करने लगे प्राइवेट ट्रेड उसके बाद भी, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी were expected to pay duty. This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal. तो वो ना नहीं देना चाहते थे क्योंकि उनको बहुत ज्यादा enormous loss होने लगा था revenue ऑफ बंगाल के लिए, ठीक है। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट, तो नवाब जो थे मुर्शिद कुली खान क्यों नहीं प्रोटेस्ट किए। और कैसे ट्रेड ना लेड टू बैटल, और ट्रेड बैटल बन गया, ठीक है। अर्ली 18th सेंचुरी में ना कंफ्लिक्ट होने लगा कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में इंटेंसिफाइड बैटल होने लगा, ठीक है। औरंगजेब के डेथ के बाद बंगाल के नवाब जो थे ना वो असर्ट कर लिया अपना पावर और ऑटोनॉमी उस रीजन में, और फिर डूइंग एट दैट टाइम मुर्शिद कुली खान ना वहाँ पे अलवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे कैसे कैसे मुर्शिद कुली खान थे, फिर उसके बाद अलवर्दी खान बने, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बंगाल बने। फिर ना वो सब स्ट्रॉन्ग रूलर थे और वो ना ग्रांट कंपनी का कंसेंसस ग्रांट नहीं कर रहे थे, रिफ्यूज किए उस चीज को लेके, ठीक है। और डिमांड कर रहे थे कि लार्ज ट्रिब्यूट कंपनी को देने के लिए वो ट्रेड अगर करना चाहते हैं, और फिर वो बोल रहे थे मिंट कॉइन देने के लिए और स्टॉप करने के लिए एग्जिस्टिंग जो वो फोर्टिफाइड कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन जो कर रहे हैं, वो किलाबंदी जो कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए, ठीक है। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government. वो ये कर रहे थे कि ना बंगाल गवर्नमेंट को डिप्राइव करे और ह्यूज अमाउंट का रिवेन्यू ना वो अंडरमाइन कर रहे हैं ऑथोरिटी ऑफ नवाब से, ठीक है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, और वो ना रिफ्यूज कर रहे थे पे टैक्सेस, फिर डिसरिस्पेक्टफुल लेटर भी लिख रहे थे, फिर ह्यूमिलिएट कर रहे थे नवाब को और उसके ऑफिशियल को। कंपनी on its part declared that the unjust demand of the local official were ruining the trade of the company. वो ये बताए थे कि जो अनजस्ट डिमांड हो रहा है ना लोकल रूलर का, उससे ना कंपनी का ट्रेड खराब हो रहा है और फिर वो फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ड्यूटीज उस पे से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। और फिर इसके बाद ना कन्विंस हो गए थे एक्सपेंड ट्रेड। It was also convinced that to expand trade, it has to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its forts. तो वो बोल रहे थे कि हम rebuild करेंगे ही, buy करेंगे विलेज को और settlement enlarge करेंगे। इसकी वजह से ना conflict हो गया, confrontation, and finally
इसकी वजह से बैटल ऑफ पलासे हुआ। तो बैटल ऑफ पलासे हुआ था अलवर्दी खान 1756 और सिराजुद्दौला के बीच में, नवाब ऑफ बंगाल जो थे। जो कंपनी था ना वरिड था इस चीज को लेके अपने पपेट को, वो ने अपना पपेट बनाया था विलिंगफुली ट्रेड करने के लिए और प्रिविलेजेस के लिए। सो इट ट्राई टू थ्रो विदाउट सक्सेस टू हेल्प ऑफ सिराजुद्दौला राइवल्स बिकम्स द नवाब। तो वो ना उसके लिए सिराजुद्दौला के जितने भी राइवल थे वो ना उसका हेल्प लिया, ठीक है। इन फर्स्ट वे सिराजुद्दौला आज द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन अ पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनेंस, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रिवेन्यू। तो वो बोले कि ना आप ना यहाँ पे स्टॉप करो फोर्टिफिकेशन और यहाँ पे हमको रिवेन्यू दो, ठीक है। फिर नेगोशिएशन फेल हो गया। फिर नवाब ना मार्च के 30,000 सोल्जर के साथ इंग्लिश फैक्ट्री के पास कासिम बाजार में और कैप्चर किए कंपनी के ऑफिशियल को और फिर एक वेयर हाउस में डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन को करके और फिर ना उस सबको ना ब्लॉकेट इंग्लिश शिप, ब्लॉक कर दिया इंग्लिश शिप को और फिर ही मार्च टू कलकत्ता टू स्टेबलाइज कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर। फिर उसके बाद ना वो मार्च के कलकत्ता में और उसके बाद कंपनी फोर्ट का वहाँ पे कंट्रोल को खत्म करने के लिए, ठीक है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंड फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो फिर ना जैसे वो सुने ना कि नहीं यहाँ पे कंपनी ऑफिशियल सुने ना कि कलकत्ता में फॉल हो गया है, तो मद्रास से ना कंपनी ऑफिशियल रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में गया और फिर नेवल फ्लीट किया। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। फिर नेगोशिएशन हुआ नवाब के साथ बहुत ज्यादा। फाइनली 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ना कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट पलासे। तो कंपनी आर्मी लेके गया पलासे में सिराजुद्दौला के खिलाफ, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्स लेड बाय मीर जाफर। और उन जो नवाब ना हार गए थे इसमें पलासे का युद्ध में, उसका एक ही वजह था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मीर जाफर का, जो ना सिराजुद्दौला के ना कमांडर थे, ठीक है। वो फाउट ही नहीं किया था बैटल को, इसी वजह से ना सिराजुद्दौला हार गए थे। क्लाइव ने उसको मैनेज कर दिया था, उसको प्रॉमिस किया था कि उसको नवाब बनाएगा अगर सिराजुद्दौला अगर मर गए तो, ठीक है। तो वो ना क्लाइव के पास चला गया था, मतलब कि क्लाइव के सपोर्ट में चला गया था। बैटल पलासे ना फेमस हो गया था क्योंकि ये फर्स्ट मेजर विक्ट्री था कंपनी का इंडिया पे, ठीक है। ये है सिराजुद्दौला। आफ्टर द डिफीट एट पलासे, जैसे ही डिफीट हुआ ना पलासे में, सिराजुद्दौला ना बहुत ज्यादा एसिनेट हो गया और मीर जाफर वहां का नवाब बन गया। कंपनी ना फिर उसके बाद टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए और फिर वो ना प्राइम ऑब्जेक्टिव जो था ना वो अपना एक्सपेंशन करना था उनका ट्रेड का। फिर ना इट्स प्राइम इफ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्विस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वेयर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस देयर टेरिटरीज नीड नॉट टू टेकन ओवर डायरेक्टली। तो वो सोचे थे कि अगर लोकल रूलर उनके साथ मिल ही जाए तो फिर उनको ये सब चीज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि किसी भी टेरिटरी को टेक करने का जरूरत पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। फिर कंपनी ने डिस्कवर किए रेदर डिफिकल्टी, इसमें डिफिकल्टी डिस्कवर किए। पफेट जो नवाब थे ना हेल्पफुल एज कंपनी वांटेड टू देम टू बी, नो उतने हेल्पफुल नहीं हुए जैसे कंपनी चाहते थे उनके लिए। तो फिर ना उसके बाद वो क्या किए, मेंटेन किए बेसिक अपीयरेंस, डिग्निटी, फिर सोवर्निटी, वो रिस्पेक्ट चाहते थे उनके सब्जेक्ट से, ठीक है। फिर ना व्हाट कुड द कंपनी डू, तो फिर कंपनी क्या करता, फिर मीर जाफर को प्रोटेस्ट करने लगा तो कंपनी ने डिस्पोज कर दिया उसको और फिर उसके बाद मीर कासिम को उसके प्लेस पे बैठा दिया। फिर मीर कासिम ना कंपेन करने लगा और वो ना डिफीटेड हो गया और फॉट करने लगा बक्सर का युद्ध, उसके वो ना बैटल करने लगा। मीर कासिम उल्टा ही ना कंपनी के ऊपर बैटल किया था, जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल, मीर जाफर ना री इंस्टॉल किया गया फिर से। फिर नवाब को पे किया गया 5 लाख एवरी मंथ। फिर कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर, तो फिर नवाब ने उसको पे किए 5 लाख एवरी मंथ और उसके बाद वो कंपनी और ज्यादा फाइनेंस चाहता था अपने वॉर्ड्स के लिए और अपने डिमांड को मीट करने के लिए, वो ट्रेड का और एक्सपेंसेस का, ठीक है। इट वांटेड मोर टेरिटरी, और वो बहुत ज्यादा और टेरिटरीज चाहता था और रेवेन्यू भी चाहता था, ठीक है। जैसे ही टाइम मीर जाफर डाइड 1765 में कंपनी का मूड चेंज हो गया और फिर वो बोले कि हमको पपेट नवाब नहीं रखना है। क्लाइव डिक्लेयर वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब अवर सेल्फ, वो बोले हमको नवाब यहाँ पे नहीं रखना, हम खुद नवाब बन सकते हैं, क्लाइव खुद बोले, ठीक है। फाइनली 1765 में मुगल एम्पायर जो थे ना अपॉइंट करने लगे दीवान और प्रोविनेंसेस ऑफ बंगाल में, दीवानी अलाउड होने लगा, कंपनी का वास्ट रिवेन्यू रिसोर्स बंगाल से लिया जाने लगा। फिर मेजर प्रॉब्लम जो था कंपनी का अर्लियर फेस्ड, मेजर प्रॉब्लम जो उनको फेस करते थे वो खत्म हो गया, ठीक है। 18th सेंचुरी में ना वो ट्रेड करने लगे इंडिया से, उसका जो ट्रेड था वो एक्सपेंड होने लगा और इसकी वजह से ना
वो मोस्ट ऑफ गुड्स इंडिया में बाय करते थे और गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज एट द टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, क्योंकि उस समय उस ब्रिटेन के पास कोई गुड्स नहीं था जो इंडिया में सेल कर सके, ठीक है। तो फिर आउटफ्लो ऑफ गोल्ड ब्रिटेन से होने लगा, स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ना कम होने लगा ये जो गोल्ड का आउटफ्लो होता था, ठीक है, और इंटायरली स्टॉप करने लगा एजम्पशन ऑफ दिवानी। हाँ, नाउ रिवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। तो रिवेन्यू जो मिलता था यहाँ पे उसी से कंपनी अपना एक्सपेंसेस चला लेता था इंडिया से, ठीक है। ये रिवेन्यू ना उनको परचेज करते थे कॉटन सिल्क टेक्सटाइल इंडिया से और मेंटेन करते थे ट्रूप्स कंपनी का, और फिर मीट करते थे अपना कोस्ट बिल्डिंग ऑफ कंपनी फोर्ट, कंपनी का फोर्ट बनाने का कोस्ट भी, और ऑफिसेज एट कलकत्ता में भी, ठीक है। कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स। कब कंपनी ऑफिशियल नवाब्स बने, ठीक है। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स, अब इनका मतलब क्या था नवाब से, ठीक है। वो कंपनी एक्वायर करने लगे पावर और अथॉरिटी, बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, और इसका मतलब कुछ और भी था, ठीक है। इच कंपनी जो थे सर्वेंट थे विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। कंपनी जो सर्वेंट था ना वो बिगेन करने लगे कि अपना विजन की वो ना लिविंग लाइक नवाब में, ठीक है। फिर बैटल ऑफ पलासी के बाद एक्चुअल नवाब जो बंगाल के थे वो फोर्स करने लगे टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल। उनको फोर्स किया जाने लगा कि कंपनी ऑफिशियल को ना गिफ्ट, पर्सनल गिफ्ट के तौर पे लैंड और फिर वास्ट सम दे। रॉबर्ट क्लाइव ने हिमसेल्फ ना अमेज्ड ऑफ फॉर्च्यून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव ने वो अपने आप के लिए बहुत सारा इस चीज को फॉर्च्यून लिए, ठीक है। और वो ना मद्रास चेन्नई इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18 ही हैड टू कम मद्रास। वो ना मद्रास चले गए, नाउ चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड, मद्रास से ना इंग्लैंड चले गए 1743 में एट द एज ऑफ 18 में। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, और 1767 में वो इंडिया को लेफ्ट कर दिए। हिज इंडियन फॉर्च्यून वॉज रॉथ 401 4 लाख 1102, इतना पैसा वो रॉस करके गए थे उस टाइम में, ठीक है। फिर वो इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, जब 1764 में वो अपॉइंट किए गए थे बंगाल, तो ना वो रिमूव किए करप्शन कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को कि क्रॉस एग्जामिन करने लगे 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया था इनके वास्ट वेल्थ के लिए, ठीक है। और फिर ना वो एक्विटेड भी हुए और कमिटेड सुसाइड किए थे 1724 में, ठीक है। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। हर कोई क्लाइव की तरह ना सक्सीड नहीं हो पाया था मेकिंग मनी में, ठीक है। पर वो ना डाइट कर लिए थे अर्ली डेथ इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वॉर, एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। मैनी डाइड एट अर्ली डेथ, और कुछ तो एज बहुत जल्दी ही यहाँ पे डाई कर गए थे डिजीज और वॉर की वजह से, और फिर उनको रिगार्ड नहीं किया जा सकता कि वो करप्ट और डिसऑनेस्ट थे, ठीक है। और मैनी जो थे वो आए थे हम्बल बैकग्राउंड के थे, और अपर मोस्ट डिजायर था अर्न करने का इनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। और वहां पे गए ब्रिटेन और कंफर्टेबल लाइफ जिए। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विथ वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। और जो जो यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा लेके गए वो अपना प्लेंटी लाइफ जिए और रिच बन गए, ठीक है। और फिर नवाब से एन एंग्लिश वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब, ये ना इंग्लिश वर्जन था, नबोब जो थे ना वो नवाब का इंग्लिश वर्जन था, ठीक है। दे वी आर ऑफ्टन सीन एज अप स्टार्ट एंड सोशल क्लिम्बर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वी आर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेस एंड कार्टून। और उनको ना अप स्टार्स और सोशल क्लिम्बर बोला गया था ब्रिटिश सोसाइटी में, और फिर ना उनका फन बनाया जाता था प्लेस कार्टून में, ठीक है। कंपनी रूल एक्सपैंड, कैसे कंपनी रूल एक्सपैंड हुआ? If we analyze the process of annexation of India states by the East India Company from 1757 to 1857, कब annexation हुआ इंडियन स्टेट का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1757 से 1857 में, ठीक है। सर्टन की एस्पेक्ट इमर्ज, तो इसमें ना कुछ की एस्पेक्ट इमर्ज हुआ कि वो ना रेयरली लॉन्च करते थे मिलिट्री अटैक नॉन टेरिटरी में। वो ना वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक मेथड यूज करते थे इन्फ्लुएंस करने के लिए और अनेक्स करने के लिए इंडियन किंगडम का। आप जब बैटल हुआ बक्सर का 1764 में, तो कंपनी अपॉइंट करने लगे रेसिडेंट इन इंडियन स्टेट्स में, और फिर वो पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स और उनके जॉब को सर्व करने लगे और इंटरेस्ट ऑफ कंपनी बढ़ गया था। फिर ना वो ना रेसिडेंट कंपनी ऑफिशियल बिगन इंटरफियरिंग इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट, और ना इंडियन अफेयर्स के इंडियन
स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में ना वो सब ना दखल अंदाजी करने लगे। फिर वो ना ये डिसाइड करने लगे कि वो सक्सेसर किसको बनाएंगे थ्रोन का। फिर वो अपॉइंट करने लगे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को भी। फिर समटाइम ना कंपनी फोर्स करने लगी स्टेट को सब्सिडरी अलायंस के लिए। फिर अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस वो ना क्या करते थे, रूलर को ना इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स देते थे और बोलते थे कि ना प्रोटेक्ट करेंगे कंपनी, बट दे हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स। पर उनको ना पे करना पड़ेगा सब्सिडरी फोर्स के लिए। और कंपनी सपोज करते थे कि ना वो इस पर के लिए ना प्रोटेक्शन देंगे। इफ इंडियन रूलर अगर पेमेंट नहीं कर पाएंगे उनके तो उनका टेरिटरी ले लिया जाएगा। ठीक है। जब रिचर्ड वेलेस्ली ना गवर्नर जनरल बने थे 1798 से 1805 में, तो वो नवाब ऑफ अवध को फोर्स किए थे कि अपने हाफ ऑफ टेरिटरी को देने के लिए कंपनी को 1801 में, क्योंकि वो फेल हो गए थे सब्सिडरी फोर्स के लिए। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड, और हैदराबाद को भी ऐसे ही फोर्स किया गया था। ठीक है। तो इसमें क्या होता था, कंपनी बोलते थे कि ना आप ना अपना जितना भी आर्मी है आप हटा दीजिए, मेरा आर्मी रहेगा यहाँ पे। आपको क्या करना होगा, आपका मतलब टेरिटरी को देखेगा, आपको क्या करना होगा, सिर्फ ना आपको मेरे टेरिटरी में जितने आर्मी है सबका आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। पर अगर आप खर्चा उठाने में सक्षम नहीं रहे तो हम आपका एनेक्स कर लेंगे। वही होता था सब्सिडरी फोर्स। ठीक है। तो इसकी वजह से इसी में वो अवध को और फिर हैदराबाद को कैप्चर कर लिए थे। ठीक है। फिर सुजाउद्दौला अवध के जो थे उसके सन और ब्रिटिश रेसिडेंट टिली केटल ऑयल 1772 का ये पिक्चर था। ठीक है। द ट्रीटी ये इसमें फॉलो किया गया था बक्सर के नवाब सिराउद्दौला को, ताकि वो अपना हिज ऑथोरिटी को गिव अप कर सके। हिज पॉलिसीज इन रिगल स्प्लेंडर टूरिंग आफ्टर द रेसिडेंट, और उनको बाद ना रिगल स्प्लेंडर उनको पोजेस करना पड़ा टावरिंग ओवर द रेसिडेंट अपने टावर में। ठीक है। उसके बाद है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के बारे में। ठीक है। कंपनी ने रिस्टोर करा था डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, ताकि वो ट्रेड कर सके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। और ये ना इलुस्ट्रेट किया जा सकता है सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर को लेके। ठीक है। मैसूर ना ग्रो कर रहा था अपना स्ट्रेंथ और फिर लीडरशिप पावरफुल रूलर के तौर पे। हैदर अली जो थे वो ना रूल किए थे 1761 से 1782 में, और उसके सन जो थे टीपू सुल्तान वो भी रूल किए थे 1782 से 1799 में। मैसूर कंट्रोल कर रहा था प्रॉफिटेबल ट्रेड और मालाबार कोस्ट से, और कंपनी परचेज कर रहे थे पेपर और कार्डमॉम। ठीक है। 1785 में टीपू सुल्तान ने स्टॉप करने लगे एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर और कार्डमॉम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। वो अपना किंगडम से ना पोर्ट्स इन सब चीज का एक्सपोर्ट को मना करने लगे। ठीक है। उसके मना करने लगे तो एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और दिस अलाउड करने लगे तो लोकल ट्रेडर्स को बोले कि आप ना नहीं करोगे ट्रेड कंपनी के साथ। ठीक है। और वो ना स्टेबलाइज करने लगे क्लोज रिलेशनशिप फ्रांस के साथ, और फिर मॉडर्नाइज करने लगे अपने आर्मी को उनके हेल्प से। ठीक है। कार्नवालिस कैसे टीपू सुल्तान के सन को ना हॉस्टेज पे लेके गए थे, यही पेंट बनाया हुआ है डैनियल ऑर्नी के द्वारा 1793 में। ठीक है। कंपनी फोर्स कर रहे थे हैदर अली और टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल में, और उसके बाद 1792 में ना अटैक कर लिए थे कंबाइंड मराठा निजाम हैदराबाद कंपनी के साथ, और टीपू सुल्तान को ना फोर्स किए थे ट्रीटी साइन करने के लिए, और उसमें उसके सन को हॉस्टेज बना लिया गया था। ब्रिटिश ना पेंटर इसको पेंट किया हुआ है इस सीन को ब्रिटिश पावर को दिखाने के लिए। ठीक है। तो ब्रिटिश जो थे ना वो फ्यूरियस थे। वो ना देखिए जब हैदर अली और टीपू सुल्तान को एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजरस, तो ना वो क्या किए कि कंट्रोल और क्रश करना चाहे उनके पावर को। ठीक है। 4 वॉर हुआ, फॉट किया गया था मैसूर को लेके 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 1792 एंड 1799। फिर ओनली लास्ट जो बैटल था ना, लास्ट बैटल जो श्रीरंगपट्टनम में, उसमें कंपनी अल्टीमेटली विन कर लिया इस विक्ट्री को, और टीपू सुल्तान को किल कर दिया गया था डिफेंड करने में उसके कैपिटल को श्रीरंगपट्टनम में, और मैसूर ना प्लेस हो गया था। रूलिंग डायनेसिटी ऑफ वोडियार्स और सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट, सब्सिडरी अलायंस इम्पोज हो गया था उस स्टेट में। ठीक है। टीपू टॉयज टाइगर इसमें दिखाया जा रहा है। इस पिक्चर में ना ये दिखाया जाता है कि ना मैकेनिकल टाइगर जो दैट टीपू पोस्ट, यू कैन सी अ टाइगर मॉलिंग अ यूरोपियन सोल्जर। टीपू मतलब कि यूरोपियन सोल्जर को ना टाइगर मतलब मार रहा है। ठीक है। इसमें ना आप टर्न्ड द टॉय टाइगर रोअर द सोल्जर श्रिक्ड। दिस टॉय टाइगर इज नाउ कीप्ड इन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन। ये ना जो टॉय टाइगर है ना वो लंदन, विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। ठीक है। इसमें ना बताया जाता है कि टीपू सुल्तान डाई डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम ऑन 4 मई 1799। इसमें बताया जा रहा है। ठीक है। इस चीज को लेके
वॉर विथ मराठास। अब मराठास के साथ कैसे वॉर हुआ, ठीक है। लेट 18 सेंचुरी में ना कंपनी ना अपना इवेंचुअली कर्व करने लगा और इवेंचुअली ना डिस्ट्रॉय करने लगा मराठा पावर को भी। वो डिफीट किए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में। मराठा ड्रीम कर रहा था कि दिल्ली वॉज स्टेयर्ड हो जाए, ठीक है। और फिर ना वो डिवाइड करने लगे थे मैनी स्टेट को डिफरेंट चीफ में, सरदार में, और बिलोंग कर रहे थे डायनेसिटीज को, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ठीक है। चीफ होते थे, हेल्ड करते थे टुगेदर, और फिर कन्फिडरेसी अंडर अ पेशवा के कन्फिडरेसी में, ठीक है। प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था वो, और वो ना इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे जो पुणे में होते थे, महदजी सिंधिया और नाना फडणवीस जो थे ना, टू फेमस मराठा सोल्जर थे और स्टेट्समैन ऑफ लेट 18 सेंचुरी और लेट 18 सेंचुरी, जो लेट 18 सेंचुरी के थे, ठीक है। मराठा ना सब ड्यूट किए थे सीरीज ऑफ वॉर। फर्स्ट जो वॉर हुआ था 1782 में ट्रीटी ऑफ सालाबाई के द्वारा, जिसमें किसी का क्लियर विक्ट्री नहीं हुआ था, उससे खत्म हुआ था। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1803 से 1805 में, जो फॉट किया गया था डिफरेंट फ्रंट्स के द्वारा। इसमें ना ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा, और ब्रिटिश ओडिशा को गेन कर लिया था, और टेरिटरी ऑफ नॉर्थ यमुना को, जैसे कि रिवर इंक्लूड कर लिया था, आगरा और दिल्ली को भी जीत लिया था। फिर फाइनली जब मराठा पावर केम टू एन एंड विद द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1870 to 1819, और मराठा कब खत्म हो गए थे मराठा का पावर 1817 से 1819 का लास्ट थर्ड वॉर जब हुआ था एंग्लो मराठा वॉर, उसमें, ठीक है। पेशवा रिमूव कर दिए गए थे और फिर सेंड कर दिए गए थे बित्तूर नियर कानपुर, वहां पेंशन उनको दिया जाता था। कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्यास, और उसके बाद ना विंध्यास, साउथ ऑफ विंध्यास की तरफ कंपनी का पूरा अस्तित्व बन गया था, ठीक है। और ये लॉर्ड हेस्टिंग का पिक्चर है, ठीक है। और ये स्टेचू है क्वीन ऑफ चित्तौड़ का, कर्नाटक का, ठीक है। द क्लेम टू पैरामाउंट्री, जो ना ये क्लियर था कि ना इससे कि ना अर्ली 19th सेंचुरी में कंपनी ने परस्यू कर लिए थे अग्रेसिव पॉलिसी टेरिटोरियल एक्सपेंशन का, ठीक है। अग्रेसिव पॉलिसी वो यूज करने लगे थे। लॉर्ड हेस्टिंग ना गवर्नर जनरल जब थे 1813 से 1823 में, वो न्यू पॉलिसी लाए थे पैरामाउंट्री का, उसमें वो इनिशिएट किए थे, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे, वो ना अपना ऑथोरिटी पैरामाउंट और सुप्रीम बन रहे थे, और वो ना अपना पावर ग्रेटर टू द इंडियन स्टेट्स वो बता रहे थे, ग्रेटर इंडियन स्टेट से, और फिर वो प्रोटेक्ट कर रहे थे उनके इंटरेस्ट को और जस्टिफाइड कर रहे थे उसको, सबके किंगडम को हड़प लेते थे और जस्टिफाइड करते थे कि हम ना आपको बचाएंगे, हम आपसे ज्यादा ताकतवर हैं, आप कमजोर हैं, आपको नहीं, आप ना अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे। और इसको ना लेटर ब्रिटिश पॉलिसी में इसको देखा गया था, इसके बाद भी लेटर जो ब्रिटिश पॉलिसी था उसमें भी इसको प्रयोग किया गया था। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, और फिर ये अनचैलेंज ऐसा नहीं था कि चैलेंज नहीं हुआ था। जब ब्रिटिश अनेक्स करने लगा था स्मॉल स्टेट के तौर का कर्नाटक का टुडे जो है, तो रानी चन्नम्मा जो थी ना वो ना उसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ आर्म की और एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट चलाई, ठीक है। फिर वो अरेस्ट करी चली गई 1824 में और डाइड कर गई 1829 में प्रेजेंट में ही, ठीक है। बट रनैया पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तौर कैरिड ऑन द रेजिस्टेंस, बट जो रनैया थी ना वो पुअर चौकीदार थी संगोली का कित्तौर के, वो ना कैरिड की थी इस रेजिस्टेंस को, और फिर पॉपुलर सपोर्ट की वजह से डिस्ट्रॉय की थी बहुत सारे ब्रिटिश कैंप को भी और रिकॉर्ड्स को भी। फिर वो ब्रिटिश द्वारा पकड़ी चली गई थी 1830 में, और फिर उसके बाद में आप सेवरल केसेस इसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में आप लेटर बुक में पढ़ोगे, इस बुक में लेटर पढ़ोगे, ठीक है। 1830 सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी ना वॉरिड हो गया था अबाउट रसिया को लेके, ठीक है। वो इमेजिन कर रहा था कि रसिया ना एक्सपेंड करेगा एशिया में और इंटर करेगा इंडिया नॉर्थ वेस्ट से। फिर ना वो ना ड्रिवन करने लगा था अपना फियर, फिर ना वो वांट करता था कि सिक्योर कंट्रोल उनको मिल सके और ओवर द नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान, वो ना प्रोलॉन्ग वॉर करना चाहते थे अफगानिस्तान के साथ, और वॉर के अफगानिस्तान के साथ बिटवीन 1838 से 1842 में, और स्टेबलाइज कर रहे थे इनडायरेक्ट कंपनी रूल वहां पे, ठीक है। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, और सिंध को वो कैप्चर कर लिए थे 1843 में, और फिर नेक्स्ट लाइन था पंजाब से, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, जो महाराजा रणजीत सिंह थे ना उनको वो क्या किए थे, कंपनी को हेल्ड बैक कर दिए थे, वो मतलब कि कंपनी को रोक लिए थे। उनके डेथ के बाद 1839 में प्रोलॉन्ग किए थे फोर्ट सिख के साथ वो, और अल्टीमेटली 1849 में पंजाब भी अनेक्स हो गया था, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह जब कोर्ट होल्ड कर रहे थे, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
जो फाइनल एनेक्सेशन था ना ओकर हुआ था डलहौजी के समय में, जो गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 में, वो ना पॉलिसी लाए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। तो इसमें क्या होता था, वो डिक्लेयर करते थे कि अगर इंडियन सोल्जर डाइट कर जाएंगे अगर विदाउट मेल हायर के, अपने मेल बच्चे के, तो ना वो उसके किंगडम को लैप्स कर लिया जाएगा और कंपनी के टेरिटरी में वो आ जाएगा। तो इसी के हिसाब से ना वो ना ऑर्डर जो स्टेट था ना उसको अनेक्स किए थे। जैसे सतारा को 1848 में, संभलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में। फाइनली 1856 में ना कंपनी टुक किए थे अवध को भी, और उसके बाद ना ब्रिटिश ना एडिट किए थे आर्ग्यूमेंट। दे सेड दे वेयर ऑब्लिग्ड बाय ड्यूटी टू टेक आवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपुल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट। वो ये बताए थे कि अवध में ना मिस गवर्नमेंट हो रहा है नवाब के द्वारा, तो ना वो पीपुल्स को वहां से फ्री करना चाहते कि मिस गवर्नमेंट ना हो उनके तरफ से। तो ना वो ना ह्यूमिलिएट कर दिए थे वहां पे नवाब को और डिस्पोज कर दिए थे अवध के। और वो ना क्या किए थे, इसी की वजह से ना, और बोली थी कि ना नवाब यहाँ पे मिस गवर्न कर रहे हैं, उनको सही से गवर्न करने नहीं आता है, तो हम सबको ये कंट्री अब अनेक्स कर लेना पड़ेगा। तो ना इसके वजह से क्या हुआ, ये फिर अवध के पीपुल ना ज्वाइन किए इस चीज को और ब्रोक आउट हुआ 1857 का क्रांति, 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, देखो इस हिसाब से अनेक्स हुआ था इंडिया 1797 में, 1840 में, 1857 में। ये है ब्रिटिश रूल। देखो पहले ये जो पीला कलर से दिखाया जा रहा है ये ब्रिटिश रूल है, देखो किस हिसाब से अनेक्स हो गया था। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया में। ठीक है, सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब कैसे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल जो थे 1773 से 1785 में, वो ना मैनी इंपॉर्टेंट फिगर थे, वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फिगर थे, वो प्लेट किए थे सिग्निफिकेंट रोल एक्सपेंशन करने में कंपनी का। ठीक है, इसके टाइम में कंपनी क्या हुआ था, एक्वायर करने लगा था सिर्फ पावर ही नहीं, वो ना बंगाल, नॉट ओनली इन बंगाल, वो सिर्फ बंगाल के पावर को एनेक्स ही नहीं किए थे, बॉम्बे और मद्रास को भी ब्रिटिश टेरिटरी ना डिवाइड कर दिए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट को प्रेसिडेंसीज में। और उसके बाद ना प्रेसिडेंसीज में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे था, 3 प्रेसिडेंसीज था उस समय, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और इतना रूल किए जा रहे थे गवर्नर के द्वारा, और सुप्रीम जो हेड होते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के वो होते थे गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल हुए थे और इंट्रोड्यूस किए थे सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, नोटेबली इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस के स्पेयर में। ठीक है, काजी क्या होता है, जज होता है, मुफ्ती होता है, ज्यूरिस्ट होता है मुस्लिम कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्सिबल होता है काजी के एडमिनिस्टर को लेके। ठीक है, इम्पीचमेंट क्या होता है, ट्रायल होता है जिसमें लॉर्ड ऑफ इंग्लैंड अगर मिसकंडक्ट कुछ किया गया है पर्सन द्वारा तो हाउस ऑफ कॉमन में चार्ज किया जाएगा। ठीक है, उस चीज को लेके। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज स्टेबलाइज, और 1772 से ना न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस स्टेबलाइज किया गया था। इस डिस्ट्रिक्ट में ना 2 कोर्ट्स होते थे, क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट होता था दीवानी अदालत। ठीक है, मौलवी जो और हिंदू पंडित होते थे ना इंटरप्रेट करते थे इंडियन लॉ को। ठीक है, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रिसाइड करते थे सिविल कोर्ट्स को। क्रिमिनल कोर्ट होता था ना स्टिल अंडर काजी एंड मुफ्ती, किसके अंदर था, काजी और मुफ्ती के अंदर क्रिमिनल कोर्ट था, अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, और सुपरविजन के ऊपर से किसका होता था, कलेक्टर का। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग का ट्रायल जब हो रहा था प्रिंटेड किया गया आरजी पोलर्ड 1789 में। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ना जब बैक किए थे इंग्लैंड में 1785 में, तो इडमर्ट बर्ग एक्यूज किए थे उनको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होने के लिए मिस गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का। और फिर ना वो लेट किए थे इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 ईयर। इम्पीचमेंट उनको इम्पीच किए थे 7 ईयर के लिए। ठीक है, फिर एक मेजर प्रॉब्लम क्या था कि ब्राह्मण पंडित ना डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देते थे लोकल लॉज का उनके स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र के हिसाब से। ठीक है, ब्रिंगिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 2025 में 11 पंडित ना आस्क किए गए थे कि एक डिजिट ऑफ हिंदू लॉ का कंपाइल करे, एंड दी हलहेड ट्रांसलेट किए थे दिस डिजिट को इंग्लिश में। 2028 में ना मुस्लिम कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वो भी एक कंपाइल किया गया था बेनिफिट करने के लिए यूरोपियन जजेस को। फिर इसके अंडर रेगुलेशन एक्ट 1773 और अंडर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 में न्यू सुप्रीम कोर्ट स्टेबलाइज किया गया था, वाइल अ कोर्ट ऑफ अपील द सदर निजामत अदालत, जबकि कोर्ट ऑफ अपील सदर निजामत अदालत सेट कर दिया गया था कलकत्ता में। ठीक है, द प्रिंसिपल फिगर
इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर, और इंडियन फिगर में जो प्रिंसिपल होता था, वो प्रिंसिपल फिगर कौन होता था इंडियन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो कलेक्टर होता था। फिर टाइटल सजेस्ट किया गया था जॉब में कलेक्ट रिवेन्यू करना, उसको टैक्स को, और मेंटेन करना लॉ ऑर्डर को डिस्ट्रिक्ट में, हेल्प ऑफ जज से, पुलिस ऑफिसर और दरोगा के हेल्प से, ठीक है। ये ऑफिस कलेक्टर का होता था। न्यू सेंटर हो गया था पावर और पैट्रोनेज का, दैट स्पीडली रिप्लेस प्रीवियस होल्डर ऑफ ऑथोरिटी, जो प्रीवियस होल्डर जो ऑथोरिटी के होते थे उनको अब वो हटा रहा था, ठीक है। द कंपनी आर्मी, The colonial rule in India brought in some new ideas of administration. colonial rule जो था ना इंडिया में, वो नया नया आइडिया लाया था एडमिनिस्ट्रेशन का, रिफॉर्म का, पावर रेस्ट करने के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ था, ठीक है। मुगल आर्मी ना मेनली कंपोज कर रहा था कैविलरी, सवार्स, ट्रेन सोल्जर ऑन हॉर्स बैक, सवार्स होते थे जो ना ट्रेन सोल्जर होते थे हॉर्स बैक पे, फिर इन्फेंट्री होता था, पैदल फुट सोल्जर होता था, फिर उसके बाद ट्रेनिंग आर्चरी होता था, तीर अंदाजी होते थे और जो यूज करते थे स्वॉर्ड को, फिर कैविलरी डोमिनेटेड द आर्मी होता था मुगल स्टेट का, जो डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री, जिनको प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री का जरूरत नहीं होता था। रूलर जो होते थे ना लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट रखते थे, और लोकल जमींदार सप्लाई करते थे मुगल को पैदल सोल्जर, ठीक है। अ चेंज ऑकर्ड इन द 18th सेंचुरी, और चेंज ऑकर हुआ था 18th सेंचुरी में, जब मुगल सक्सेसर न स्टेट जैसे अवध और बनारस स्टार्ट करने लगे थे अपना प्रेसिडेंट को रिक्रूट करना आर्मी से, और ट्रेन करने लगे थे उसको प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट किया था सेम मेथड जब वो रिक्रूट करने लगा था उसके ऑन आर्मी को, और विच कैम टू बी नॉन एज द सिपोई आर्मी, और वो ना इंडियन आर्मी को सिपाही आर्मी, द इंडियन वर्ड सिपाही मीन्स सोल्जर, तो सिपाही आर्मी अपना बनाने लगा था, और इंडियन वर्ड का जो सिपाही होता है उसका मतलब होता है सोल्जर, ठीक है। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम 1820 सेंचुरी, जैसे ही वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ था 1820 सेंचुरी में, कैविलरी रिक्वायरमेंट कंपनी का डिक्लाइन होने लगा, और इसकी वजह से ना ब्रिटिश एम्पायर ना फाइट करने लगे बर्मा से, अफगानिस्तान, इजिप्ट से सोल्जर द्वारा, मुस्केट्स और मैच लॉक्स द्वारा, ठीक है। द सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप pace with changing military requirement and its infantry regiment now became more important, और जो उनका इन्फेंट्री रेजिमेंट था ना वो अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। धर्मशास्त्र क्या होता है, संस्कृत टेक्स्ट होता है जिसमें प्रिस्क्राइब किया जाता है सोशल रूल को और कोड ऑफ बिहेवियर को, जो कंपोज किया गया था सेंचुरी सी 500 BCE ऑनवर्ड में, ठीक है। सवार क्या होते हैं, मैन जो हॉर्स पे होते हैं, मस्केट होता है जो हैवी गन को, इन्फेंट्री सोल्जर जो होते हैं हैवी गन लिए हुए, फिर मैच लॉक्स होते हैं अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वॉज इग्निटेड बाय अ मैच, जिससे ना मैच के द्वारा मतलब कि सलाई के द्वारा पावर इग्निटेड किया जाता है, उसको मैच लॉक कहा जाता है, ठीक है। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश बिगैन करने लगा था अपना यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, ठीक है। सोल्जर वेयर इंक्रीजिंगली सब्जेक्ट टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, सोल्जर ना यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दे दिया गया था उसको, ड्रिल और डिसिप्लिन रेगुलेट होने लगा था उनके फार मोर देन बिफोर, जैसे पहले नहीं होता था, ठीक है। और फिर वो क्रिएट करने लगे थे प्रॉब्लम सिंस कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग वेयर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग अ फोर्स और ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर, तो कुड इंडिविजुअल सो इजिली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग, क्या इंडिविजुअल अपना कास्ट और रिलीजियस फीलिंग को ऐसे ही आसानी से जाने दे सकते हैं, क्या वो अपने आप को देख सकते हैं सोल्जर के रूप में और मेंबर ऑफ कम्युनिटी के रूप में नहीं, ठीक है। वॉट डिड द सिपोई फील, तो सिपोई क्या फील किए, तो इसका ही रिएक्ट हुआ, चेंज हुआ देयर लाइफ और आइडेंटिटी, दैट इज देयर सेंस ऑफ हु दे आर, तो फिर उनको सेंस हुआ कि वो जब उनका लाइफ और उनका आइडेंटिटी चेंज होने लगा तो उनको सेंस हुआ कि वो है क्या, तो इसी की वजह से 1847 का रिवोल्ट हुआ जो उनको ग्लिम्स दिया सिपोई का, जिसके बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे, ठीक है। ये है फिगर 16 में बताया गया है सवार के बारे में, जो हॉर्स पे रहते हैं बंगाल में, सर्विस ऑफ कंपनी का पेंट किया गया है अननोन इंडियन आर्टिस्ट के द्वारा 1780 में। इसमें ना बैटल जो हुआ था मराठा और मैसूर रूलर के द्वारा, द कंपनी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग कैविलरी फोर्स, तब कंपनी समझे थे कि कैविलरी फोर्स को कैसे स्ट्रेंथ किया जाए, ठीक है, तब समझ में उनको आया था। कंक्लूजन क्या हो सकता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ना ट्रांसफॉर्म किए थे ट्रेडिंग कंपनी को टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में, जब वो ट्रेड करने आए थे और टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गए थे, जैसे वो न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी लाए थे अर्ली 19th सेंचुरी में, वो एड किए थे इस प्रोसेस को, ठीक है। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी, तो उनको 8 months लगा था
इंडिया सी से ट्रेवल करने में। स्टीम शिप रिड्यूस द जर्नी, और स्टीम शिप से क्या हुआ था, उनका जर्नी रिड्यूस हो गया था 3 वीक्स में। 3 वीक्स में ये टाइम कम हो गया था, और इनेबल कर रहे थे मोर ब्रिटिशर को और उनके फैमिली मेंबर को। और फिर ना ये क्या हुआ था, इससे क्या होता है, ये ना एनीवेयर 6 और फिर 8 मंथ लगते थे ट्रेवल करने में, पर ये जर्नी 3 वीक्स हो गया, जिससे ना मोर टाइम मिलने लगा फैमिली के साथ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया, ब्रिटिश को कम होने में कंट्री लाइक इंडिया से। ठीक है, 1857 में ना कंपनी ने एक्सरसाइज करने लगा डायरेक्ट रूल, और 63% जो टेरिटरी था, 78% जो पॉपुलेशन था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, कंबाइंड विथ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग, और जो रिमेनिंग टेरिटरी था ना उस पर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस था और उन रिमेनिंग पॉपुलेशन पे थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ना वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल, और इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पूरा कंट्रोल रख लिया था इंडिया पे। ठीक है, वर्चुअली ऐसा हो गया था। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही है। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसको पूरी तरीके से सॉल्व करना है, और इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।